अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन और मैं हूं न्यूज़ वन स्पोर्ट्स और मैं हूं मोहम्मद शुएब यार खान। तो हम इसमें खेलों के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले क्रिकेट की आज जो बड़ी खबर है वो ये है कि साहबजादा फरहान पाकिस्तान एशियन गेम के लिए कप्तान बन गए हैं। पाकिस्तान T20 टीम की क़यादत साहबजादा फरहान करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया। उनके नायब होंगे अब्दुस समद। साथ ही साथ पाकिस्तान सुपर लीग में बड़ी खबर यह भी है कि मुनाफा अब सुपर हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक पाकिस्तान सुपर लीग में 6 से 8 टीमें होने के बाद मुनाफा 2 अरब से बढ़कर 7.5 अरब रुपए हो गया। तो 2026 के अखराजात में आमदन मुनाफा तफसीलात सेनेट कायम कमेटी सेक्रेटेरिएट में भी पेश कर दी गई हैं। PSL 2026 पर मजमूई अखराजात बताए जाते हैं कि 2 अरब 64 करोड़ 54 लाख रुपए आए, जबकि आमदन 10 अरब 19 करोड़ 52 लाख रुपए रही। जबकि PSL में शायकीन क्रिकेट भी ग्राउंड में नहीं आए थे। इसके बावजूद भी मुनाफा जाहिर करता है कि ये लीग कितनी कामयाब है। एक और अहम खबर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, 2 अहम तब्दीलियां जो है उस हवाले से 12 जुलाई को जो इजलास होने वाला है उसमें अहम तब्दीलियों के हवाले से भी फैसले होंगे। जरा कहते हैं कि सरफराज अहमद जो कि साबिक कप्तान है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच बरकरार रहेंगे, जबकि शान मसूद के हवाले से फैसला होना अभी बाकी है कि क्या वो आइंदा आने वाली सीरीज में कप्तान रहेंगे या फिर सलमान अली आगा कप्तानी के फराइज अंजाम देंगे। पाकिस्तान हॉकी टीम प्रो हॉकी लीग में भी शिरकत के लिए जिना एयरपोर्ट कराची से बेल्जियम रवाना हो गए। प्रो हॉकी लीग के मुकाबले 13 से 28 जून 2026 तक बेल्जियम और यूके में खेले जाएंगे। और इसके साथ साथ बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े मुकाबले फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से भी। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एजाज शेख मौजूद हैं, बदियुज्जमा हमें जो साथ खिजर आलम भी हमारे साथ मौजूद होंगे। एजाज, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। एजाज, ये बताइएगा कि सबसे पहले अगर बात की जाए क्रिकेट के हवाले से तो बहुत सारी बातें, ये जो एशिया कप में पहली दफ़ा 2026 के अंदर पाकिस्तान की टीम पार्टिसिपेट कर रही है, क्या इसकी पोजीशन है? क्योंकि साहबजादा फरहान जिनका नाम कहीं पर नहीं था एकदम से कप्तान नामजद हो जाते हैं, और उसके अलावा अब्दुस समद जो कि इतना हाईली परफॉर्म नहीं करे, इसके बावजूद भी नायब कप्तान के तौर पर टीम में आते हैं। साइम अयूब भी टीम का हिस्सा हैं और दीगर प्लेयर भी हिस्सा हैं। तो क्या हो रहा है बेसिकली इसमें? एक बात तो ये बिल्कुल वाजी होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कोशिश की है कि तीनों फॉर्मेट की टीमें अलग-अलग बनाई जाए। तो पहली जो शेप नजर आई है ये एशियन गेम्स में, ये बेसिकली पाकिस्तान की जूनियर टीम भी नहीं कहेंगे, अंडर 19 भी नहीं कहेंगे, बल्कि 21-23 टीम इसको कंसीडर किया जा सकता है। अगर इसके मुकाबले में भारतीय टीम का मुआवजा किया जाए जो एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करेगी, तो वो फुल स्ट्रेंथ में उसमें पार्टिसिपेट करेगी। कोई भी उनका ऐसा सीनियर प्लेयर नहीं है जो उस टीम का हिस्सा नहीं है। ये जानते बूझते हुए भी पाकिस्तान ने इस लेवल की टीम अनाउंस की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो प्लेयर जो मोस्ट सीनियर है, जिनमें बाबर आजम का नाम भी इसमें शामिल नहीं है, शहीद शाह अफरीदी का नाम नहीं है, मोहम्मद रिजवान का नाम नहीं है, फखर जमान का नाम नहीं है, तो कितने ऐसे सीनियर प्लेयर्स हैं जिनको सिलेक्शन कमेटी ने नजरअंदाज करते हुए या एक हिकमत अमली चाहिए, दोनों लफ्ज इस्तेमाल हो सकते हैं कि एक हिकमत अमली के तहत उनको इस टीम का हिस्सा नहीं बनाया। अगर जवाब में देखा जाए इंडिया की टीम, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया की टीम इस इवेंट में पार्टिसिपेट सिर्फ इसलिए कर रही है कि वो फाते बन के वापस आए। जिस तरह एशियन गेम्स में या चैंपियंस ट्रॉफी में या वर्ल्ड कप में मेगा इवेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा क्यों किया, हिकमत अमली के तहत किया? तो जब भी उनका कोई बड़ा या चीफ सिलेक्टर मीडिया के सामने आएगा तो ये लाजमी बात है कि ये सवालात। अच्छा, सिर्फ भारत की नहीं, अगर दीगर टीमों की बात करें, श्रीलंका बांग्लादेश की अगर बात की जाए, उनकी टीमें किस तरह की हैं जो इस कप में आ रही हैं? देखिए, उनकी टीमों की अभी चूंकि ये एशियन गेम्स है, एशिया की टीमें सारी की सारी है, बांग्लादेश भी चूंकि एशिया में शामिल है, तो उसकी टीम का भी जो अनाउंसमेंट है इब्तदाई तौर पर हमारी मालूमात के मुताबिक ये है कि उन्होंने भी तकरीबन वो ही टीम सेलेक्ट की है, माशाल्लाह 2 से 3 लड़कों के, जिन्होंने अभी T20 मेगा इवेंट में शिरकत की थी, जो श्रीलंका शिरकत करना थी लेकिन उसमें शिरकत नहीं की। आपके सामने है कि जो सिनेरियो पैदा हुआ बांग्लादेश को, उसमें बाइकआउट करना पड़ा। ना तो वो श्रीलंका में खेली बांग्लादेश की टीम और ना ही वो इंडिया में जाके मैचेस खेले, क्योंकि उस वक्त जो हालात थे, कंडीशन थी, जो मामला मुल्की सतह पे या सरहदी मामला थे, जो हसीना वाजिद के हवाले से जो मामला थे, उसकी वजह से उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। फिर उनको ये जब IPL उनका स्टार्ट होने लगा था, तो उस वक्त उनके जो सीनियर प्लेयर थे, जो आप बड़े बड़े जो फाइनल खेलने वाली टीमों का हिस्सा थे,
तो उनको उन्होंने मुशफिक और इस तरह के लेवल के जो प्लेयर थे उनको पार्टिसिपेट करने की इजाजत नहीं दी थी, बल्कि शाहरुख खान की जो टीम थी। अच्छा, देखा जाए तो ये एक तरह से इमर्जिंग जो प्लेयर्स हैं उनके लिए भी ये बेहतरीन मौका था, लेकिन इंडिया ने जिस तरह आपने बताया कि पूरी भरपूर टीम भेजी है, इसका मकसद एक ये भी है कि वो एशिया कप जीत जाए, और साथ ही साथ पाकिस्तान ने जो टीम भेजी है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। तो खिजर, किस तरह से देखें हम इसको कि पाकिस्तान एकदम से अनाउंसमेंट करता है और इसके अंदर साहबजादा फरहान का नाम कुराए फाल निकलता है और वो बहैसियत कप्तान पाकिस्तान टीम के साथ जाते हैं, जबकि उनको जो असिस्ट कर रहे हैं वो हैरत अंगेज तौर पर अब्दुल समद कर रहे हैं, जबकि टीम के अंदर साइम अयूब भी मौजूद हैं और इसके अलावा मां सदाकत भी हैं और सुफियान मुकीम भी हैं, उस्मान खान भी हैं, लेकिन उन सब पर फौकियत दी गई अगर देखा जाए तो अब्दुल समद को। तो अबरार अहमद भी हैं जिनको चांस मिलना चाहिए था बीइंग वाइस कैप्टन, आप नहीं समझते? तो क्या वजह है कि इनका नाम सामने आया अब्दुल समद का? देखिए, सबसे पहले तो जी ये बहुत अच्छा फैसला है कि साहिबजादा फरहान की बतौर कप्तान कोरा निकली है, क्योंकि साहिबजादा फरहान पाकिस्तान क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का वो पोटेंशियल प्लेयर है जो कि कंटिन्यूसली अपने रीजन की तरफ से, अपने डिपार्टमेंट्स की तरफ से कंटिन्यूसली ना सिर्फ खेल रहे हैं, जिता रहे हैं, बल्कि एज ए कैप्टन वो बहुत अच्छे परफॉर्मर भी रहे हैं और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से साबित किया है कि वो एक बड़े कंसेक्यूटिव प्लेयर हैं और कंसिस्टेंसी उनके अंदर बला की कंसिस्टेंसी है कि जब वो केपी की तरफ से खेलें या पेशावर रीजन की तरफ से खेलें या अपने डिपार्टमेंट की तरफ से खेलें तो बहुत ही शानदार खेलते हुए वो दिखाई देते थे। और मैं आपसे कुछ दिन कबल मैंने जब वनडे स्क्वाड में साहिबजादा फरहान नहीं थे तो मैंने यही बोला था कि ये भी हमारे लिए बदकिस्मती है कि साहिबजादा फरहान एक ऐसा प्लेयर है जिसकी एटलीस्ट देखें उसने जिस तरह से अपने आप को प्रूव किया है, अगली टीमों में उसके लिए कहीं ना कहीं तैयारियां होती हैं और ये जो रिस्पेक्ट वाला फैक्टर है वो साहिबजादा फरहान आपके पास T20 में है। लेकिन जी, ये अगर जी बिल्कुल T20 में है, मगर अगर हम उनके लिस्ट ए की इनिंग्स भी देखें साहिबजादा फरहान की तो वो पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड में मौजूद बहुत सारे खिलाड़ी जो वनडे टीम का हिस्सा होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। और जिस तरह की क्रिकेट देखें अब मॉडर्न डे क्रिकेट जिस तरह की खेली जा रही है उसमें आपको जो है वो हार्ड हिटिंग भी करनी होती है और बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेलनी होती है। तो साहिबजादा फरहान हर लिहाज से एक बेहतर खिलाड़ी हैं। रही बात अब्दुल समद, देखें अब्दुल समद ने जिस तरह परफॉर्मेंस दी है गुज़िश्ता जो डोमेस्टिक का उनका जो टाइम रहा है उसके हवाले से, और ये जो एशियन गेम्स है ना, देखें इसमें आप ये समझ लें कि ये एक इस तरह का टूर है कि जैसे पाकिस्तान टीम ए टीम जाती है, बी टीम जाती है, इमर्जिंग टीम होती है, तो उस तरह का टूर है। तो उसमें अगर इनको चांस नहीं तो पूरी टीम खिला रहा है इंडिया। तो देखिए इंडिया बेसिकली इंडिया का अपना उधर भी कप्तान की तब्दीली आ रही है, फिर और भी चीज़ें हो रही हैं, मगर ये है कि हमारे यहाँ जो इंडिया का तो बनता है ना, देखें वो कंटिन्यूसली जीतते हुए आ रहे हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। हमारे यहाँ तो अभी हम टेस्ट किए जा रहे हैं। तो अगर हमने आजमाना ही है तो बजाय इसके कि हम तजुर्बेकार खिलाड़ी जो कि बार बार नाकाम हो गए हैं, हम उन खिलाड़ियों को मौका दें जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और वो जो है वो आए हैं। जिस तरह रही साइम की बात, देखें साइम अयूब कुछ उनकी परफॉर्मेंस शेकी सी रही है, उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके हैदराबाद किंग्समैन की जानिब से भी, और डोमेस्टिक में भी अभी उनका बल्ला उस तरह से नहीं चला है और बहुत अरसे से नहीं चल रहा, बहुत अरसे से नहीं चला है। तो मेरा ख्याल है कि अब्दुल समद साहिबजादा फरहान के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन है और जो पूरी टीम है, देखिए पूरी ऑलमोस्ट टीम है। हसन नवाज गए हैं, इसके अलावा हैदर एक ऐसा नाम है जो कि हम उनको नया प्लेयर नहीं कहेंगे, काफ़ी अरसे से पुराने प्लेयर हैं। इसके अलावा अहमद दानियाल हैं, अबरार अहमद एक सीनियर प्लेयर है टीम के अंदर मौजूद हैं, साथ साथ अली रज़ा को मौका दिया गया। आकिब जावेद एक ऐसा पोटेंशियल है जो कि अंडर 19 से बड़ा हाईलाइट हुआ डोमेस्टिक क्रिकेट से, वो टीम का जावेद, अली रज़ा, मां सदाकत और अरफात मिनहास टीम के साथ है। तो शानदार कॉम्बिनेशन है और मुझे यहाँ कहने दीजिए कि आई होप, मैं विश करता हूं कि शायद यहां से पाकिस्तान टीम की कोई जीत वीत का सफर शुरू हो, क्योंकि हम बड़े तरसे हुए हैं और एशिया कप ना सही, एशियन गेम्स ही सही, क्योंकि ये तैयारी है ओलंपिक्स की। और ये आपने बिल्कुल दुरुस्त सुनवाया कि यंग ब्लड के साथ अगर आप जाएंगे, नई क़यादत के साथ जाएंगे तो उसके अंदर यकीनन कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा। तो इजाज आकिफ जावेद हुए, अली रज़ा हुए, मां सदाकत या फिर साद मसूद, ये वो प्लेयर्स हैं जो पहली दफ़ा T20 किसी भी इंटरनेशनल फॉर्मेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, जिनमें आकिफ जावेद और अली रज़ा दो ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं जिनसे बड़ी तवक्को की जा रही है। अली रज़ा बिलखुसूस जो है बहुत ज़्यादा यंग है और उनकी स्पीड भी 145-150 तक जाती है। क्या लग रहा है कि एशिया की विकेटों के ऊपर वो उस तरह से परफॉर्म कर सकेंगे और उनको ये चांस देना मुनासिब था एक ऐसे वक्त में जब बड़ा टूर्नामेंट तो कहलाएगा कम अज़ कम? ये
देखिए, जिस तरह के ये जूनियर सतह पर आकिब जवेद हो गया या अली रजा है, इरफान मिन्हास हैं, ये सारे जो बॉलर और बैटर्स हैं, ये एशिया कप में भी और जो यहाँ पे अभी पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट जो सीरीज खेली है, मेगा इवेंट एक हुआ है जूनियर सतह पर, तो वहां पर भी इन्होंने परफॉर्म किया, तो उनको भी रीड कर चुकी है इंडियन टीम। अली रजा हो, चाहे इरफान मिन्हास हो एज ए बैटर, और आकिब जवेद हो, मासलाकत हो, इनको भी उन्होंने रीड किया हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन बात सबसे बड़ी ये है कि एक्सपीरियंस इन्हें जरूर हासिल होगा, लेकिन चूंकि इनकी अभी इब्तदा है, इन्होंने अभी बूम पकड़ना है, तो ये इनके लिए बूम पकड़ने का एक सुनहरी मौका है कि वो लोग जो इनसे होप कर रहे हैं कि ये मुस्तकबिल के शुएब अख्तर होंगे, वसीम अकरम होंगे, वकार यूनुस होंगे, जुवेद मियाँदाद भी साबित होएगा, कोई हनीफ मोहम्मद साबित होएगा, तो गो के वो तो बहुत बहुत बड़े नाम। अच्छा इजाज, जापान जो है वो टेस्ट क्रिकेट प्लेइंग कंट्री तो है नहीं, वहां की विकेटों के बारे में क्या मालूम हो सका? क्या वहां पर विकेटें जो हैं वो बैट्समैन को सपोर्ट करने वाली हैं, कुछ मालूम हो सके, या फिर वेदर की वजह से फास्ट बॉलर को अट्रैक्शन मिलेगी? लेकिन दुनिया की किसी भी जगह पे अगर कोई विकेट है, किसी ने पिच बनानी है, स्टेडियम बनाना है, तो इतना जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो वो उन्होंने कोई अपने जापानियों के जरिए तो वो नहीं बनानी। अगर उन्होंने भी बनानी है तो लाजमी बात है, ये जो इवेंट है ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के जेर तमाम, या ये एशियन गेम्स हैं। एशियन गेम्स में एशिया से ज्यादा जो ममालिक होते हैं ना, जो हॉकी नहीं खेलते, दीगर गेम्स में वो पार्टिसिपेट नहीं करते, तो क्रिकेट में कुछ नए ममालिक भी इसमें शामिल होते हैं, तो वो आते हैं। तो जब अगर पिच की बात की जाए तो उन्होंने ये पिच अगर बनवाई भी होगी, तो एशिया कप में जो पिच बनाने वाले क्यूरेटर होते हैं मुख्तलिफ ममालिक से बिलोंग करते हैं, चाहे वो इंडियंस हों, बंगाली हों, पाकिस्तानी हों, अफगानी हों, तो उन लोगों की उन्होंने लाजमी बात है कि कोऑर्डिनेशन उनकी लाजमी होगी, तो उन्होंने वो पिच बनाई होंगी। तो पाकिस्तान अब क्रिकेट एक ऐसी अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं जो कि जो क्यूरेटर्स हैं वो इंटरनेशनल होंगे, तो इसलिए विकेट के ऊपर कोई सवाल नहीं बन सकता। तो ये बताइएगा खजर कि इस दफ़ा हसन नवाज उनको रेट किया गया है। हसन नवाज वो प्लेयर है जिसने मुश्किल वक्त के अंदर पाकिस्तान के पहले ओपनिंग में उसने सेंचुरी मारी, उसको मिडिल ऑर्डर कर दिया गया, मिडिल ऑर्डर की जाकर उसने हिटें लगाई और परफॉर्म किया, लेकिन उसके बाद भी उसको कंसीडर नहीं करते। इस टूर्नामेंट में हसन नवाज की एंट्री उनके लिए भी कितने फ़ायदेमंद है और पाकिस्तान के लिए भी? देखिए, बिल्कुल हसन नवाज़ एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में मतलब उन्होंने टीम का साथ दिया, बल्कि एक ऐसा पोटेंशियल प्लेयर है और एक ऐसे रीजन से आया है जहां से बहुत ज़्यादा वेट किया जा रहा था। लैया से उनका ताल्लुक़ है और सबसे बड़ी बात यह कि जब जब उन्हें मौका दिया गया है तब तब उन्होंने परफॉर्म किया है, और उस परफॉर्मेंस के बाद देखें, बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो यकीनन बेहतरी की जानब गई थी, मगर फिर भी उन्हें बार बार ड्रॉप किया जाता रहा। हसन नवाज हो गए और दीगर प्लेयर्स हो गए, तो ये वो प्लेयर्स हैं जिनको आप लगातार अगर मौका देंगे तो यही आपके लिए पोटेंशियल क्रिकेटर बनते चले जाएंगे। एक जिस तरह से आपने कहा कि जापान में किस तरह का एक एनवायरनमेंट हो सकता है या जापान में पिच कंडीशन जो है वो किस तरह की हो सकती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जापान हो गया, हांगकांग हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया या इंडोनेशिया हो गया, यहाँ पर हम हांगकांग सुपर सिक्सेस एक बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट होता है, तो यहाँ पर होने वाले मैचेस जो है अमूमन बड़े स्कोर हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, मगर जो ड्यू फैक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पर लीग क्रिकेट का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है आया कि जापान के अंदर जो हमने देखा है कि जो ग्राउंड्स हैं वो इतने बड़े नहीं हैं क्रिकेट के, तो आपको छक्के चौकों की जो है वो बरसात दिखाई देगी, मगर जो पिचेस हैं वो फास्ट बॉलर्स को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगी। और यही देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड तैयार किया है कि ऑलराउंडर्स और फास्ट बॉलर्स को रखते हुए वो जो है वो आगे बढ़ें। अच्छा, अमीरुद्दीन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया। अमीर साहब फरमाइएगा, नेशनल गेम्स एशियन गेम्स हो रहे हैं जिसके अंदर पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर रहा है। पहली दफ़ा एशियन गेम्स में T20 क्रिकेट को भी शामिल किया गया है और पाकिस्तान टीम की क़यादत जो है वो इस वक्त सलमान अली आगा की जगह साहबजादा फरहान कर रहे हैं और अब्दुल समद उनको नायब कर रहे हैं। तो टीम आपने यकीनन देखी होगी, क्या कहेंगे इस टीम के हवाले से? और आपने मुझे मौका दिया और ये टीम के बारे में जो बात हुई है, भी मैंने रफली टीम देखी है। बेसिकली हमारे जितने प्लेयर उन्होंने सारे यंगस्टर है, यंगस्टर पर ज़्यादा तवज्जो है। उनको उम्मीद करते हैं कि ये इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और एशिया कप जीत के लेकर के आए।
ठीक है, हमारे साथ मौजूद है इजाज। साथ ही साथ अब बात के लेते हैं सुपर लीग के, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी, जिसकी आमदनी में खातिर खा इजाफा हुआ। ये कितना बड़ा टर्न था पाकिस्तान पीसीबी के लिए भी कि जब ऑडियंस जो है वो ग्राउंड में मौजूद नहीं थी। 8 टीमें जरूर थी लेकिन उस तरह का जो चार्म होता है वो नहीं था। इसके बावजूद भी जो आमदनी हुई है उसमें खातिर खा इजाफा हुआ, तकरीबन 7 अरब रुपए का इजाफा। ये कितना खुशाइन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए? इजाज, आप हमें सुन सकते हैं? जी सर, प्लीज दोहरा दीजिए, सुन नहीं सका जी, दोहरा दीजिए, पता नहीं चला क्वेश्चन का। मैं ये कह रहा था कि सुपर लीग के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 7 अरब से ज्यादा का फायदा हुआ। पीएसएल में 2 टीमें ऐड की गई थी। इसके साथ जो है जो गो के ऑडियंस जो थी वो ग्राउंड के अंदर मौजूद नहीं थी, एक जो चार्म होता है क्रिकेट का, लेकिन इसके बावजूद भी आमदनी खातिर खा हुई है। कितना खुशाइंद है ये? बहुत ज्यादा खुश आइंदा। जाहिर है जब आमदन हो, घर में आए कोई भी चीज इनकम की सूरत में, मुनाफे की शक्ल में, तो उसका तो मजा ही कुछ और होता है। लेकिन ये रिपोर्ट पेश कर दी गई है आज हुकूमती सतह पर, तो इस रिपोर्ट को भी बड़ा खुश करार दिया जा रहा है। अब इस रिपोर्ट का इस्तेमाल क्या होता है, किस किस मद से, कहाँ कहाँ से ये पैसे वसूल हुए हैं और किस जगह पे ये खर्च होंगे, असल तो अब चीज वो शुरू होगी। क्योंकि ये जब शुरू होता है कोई भी इवेंट, तो लोग ये समझते हैं मोस्टली कि शायद ये जो टिकट की सेल होती है उस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलता है या दुनिया का कोई भी बोर्ड चलता है। हालांकि इसका अशर शीर भी तौलत भी होता है। ये जो गेट मनी होती है वो तो सिर्फ और सिर्फ रीजन में तकसीम हो जाती है। क्लब क्रिकेट के लिए डिस्ट्रिक्ट की सतह पे, तहसील की सतह पे ये तकसीम हो जाती है। असल तो जो टाइटल स्पॉन्सर होता है उस मद में आता है। फिर ब्रॉडकास्टर जो ब्रॉडकास्टर लिए जाते हैं उनसे जो बेड होती है उसमें जो मुनाफा आता है वो कंसीडर होता है। कि जो को स्पॉन्सर्स होते हैं वहां से मुनाफा आता है। तो यहाँ से जब ये मुनाफा उन्होंने इकट्ठा किया तो पूरी जो एवरेज निकाली, उस निस्बत से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खुशहाली की नवीद आज सुनाई दी गई है कि पाकिस्तान को बिल्कुल इंतहाई पॉजिटिव बात है। बिल्कुल आपने दुरुस्त सुनवाया। गेट मनी जो है वो तो डिस्ट्रीब्यूट जाती है, लेकिन बात यह है कि गेट मनी और शायकीन के आने से जिस तरह से मैचेस में इम्प्रूवमेंट आती है तो यकीनन वो मैचेस जो है वो बड़े यादगार हुआ करते हैं। तो खिजर ये बताइएगा कि अब जो 12 जुलाई को होने वाला इजलास है वो इंतहाई अहम नौयत का हो चुका है। तो जो कलेक्टिव अब तक जो इन्फॉर्मेशन मिली हैं उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि सरफराज अहमद के ऊपर बोर्ड ने एक मरतबा फिर एतमार किया है, जो कि बड़ी पॉजिटिव बात है। सलमान, जबकि शान मसूद के हवाले से कहा जा रहा है कि अभी उस हवाले से फैसला नहीं हुआ। तो 12 को जो इजलास होने जा रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, जो इस वक्त डिस्कशन चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और जो प्लेयर्स हैं, जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनकी क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है उनसे सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो हम कंटिन्यूसली एक बात करते हुए आ रहे हैं कि आया कप्तान की तब्दीली से आपको क्या मिलेगा। शान मसूद को अगर आप कप्तानी से हटा देते हैं और सलमान अली आगा कप्तान बन जाते हैं या बाबर आजम कप्तान बन जाते हैं तो क्या पाकिस्तान टीम जीतने लगेगी? ये सवाल ये है। आई एम सॉरी, लेकिन मैं इस पे आप पे इंटरप्ट जरूर करूंगा कि ये कोई बात ही ना हो कि आप फिर इसका मतलब टेस्ट हारते रहें और उसको कप्तान रखें आप सलमान। नहीं तो एक हारे हुए कप्तान को जो कि अभी कंटिन्यूसली हारते हुए आ रहे हैं, आप उनको कप्तान बना दें। मतलब आपके पास नहीं, आप चॉइस के ऊपर तो जा सकते हैं ना। तो सलमान अली आगा ना हो कौन है? लेकिन मैं तो फिर वही कहूंगा फिर बाबर आपको रिजवान को लाना चाहिए, टीम के बाबर आजम को फिर आप चले आप रिजवान को लेके आ जाएं। इसके अलावा आप फिर एक एक्सपेरिमेंट करें ना, जैसे आपने साहबजादा फरहान का किया है। मैं आपसे कहता हूं रिजवान को अगर कप्तान बना दें, सही है। आखिरी मोमेंट पे कौन सा प्लेयर टीम का मौजूद था बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में? बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे रिजवान था। तो रिजवान मैच बचा लेते। यही तो सीनियर मैच बचाने की अभी नहीं हो रही है। देखिए, सीरीज बचाने की बात नहीं हो रही है। बात ये बीइंग अ कैप्टन एज अ लीडर, अभी परफॉर्मेंस की बात हो रही है। वहां पर सारी की सारी जिम्मेदारी जो आखिरी लम्हात में थी वो रिजवान पर आ गई थी। ऐसे ही है। वो अगर वो चाहते वो स्टे करते, मैं कहता हूँ पूरा दिन नहीं, वो सिर्फ 3 ओवर बचा लेते। रिजवान ने यहाँ पर भी ना तजुर्बेकारी का मुजाहरा किया। रिजवान ने देखिए बहुत पोटेंशियल, लेकिन उससे पहले तो खुद कप्तान मौजूद थे 71 रन के पर। याद है आपको, हम यूएसए में बुमराह की बॉल पे रिजवान छक्का मारने गए थे जिसको आपने संभल के खेल रहा था वहां पे भी। तो यहाँ पर पूरी की पूरी टीम ने बताया ना, हमारी पूरी टीम जो है वो एक दिन खेल नहीं पा रही। किस प्लेयर ने जिम्मेदारी का सबूत दिया? किसी ने नहीं। आई एम सॉरी, मैं यही अमीरुद्दीन साहब के पास जाना चाहूंगा। अमीर साहब, सवाल ये हो रहा है कि कप्तान को क्या बैटिंग परफॉर्मेंस फेल होने के ऊपर उसको टीम में नहीं रखा जाता एज अ कप्तान, या फिर उसकी ओवरऑल जो लीडरशिप स्किल्स हैं,
वो डिस्टर्ब होती हैं या वो परफॉर्म नहीं कर रही थी जिसकी बिना पर कप्तान तब्दील किया जाता है? आप क्या समझते हैं? बहुत बहुत प्यारा सवाल किया। लीडरशिप क्वालिटी, अगर लीडरशिप क्वालिटी होती पाकिस्तानी टीम के प्लेयरों में तो हम इस नौबत तक नहीं आते। आज जिस पोजीशन पर हम जिस तरीके से एंटी वैन की बात कर रहे हैं ना, कप्तान होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी ही बनाती है। और सेकेंडली जब टीम स्टेबल होती है ना तो ये पोजीशन भी नहीं आती भाई। ना आपकी टीम स्टेबल है, ना आपकी सिलेक्शन स्टेबल है, ना आपके कोचिंग स्टाफ भी आपका स्टेबल नहीं है। तो बताएंगे अगर आप खेल रहे हैं, जिसकी मर्जी आएगी वो छोड़ के चला जाएगा, जिसको आप ले लेंगे। नए कोचेस की बात चल रही है तो आते ही कोई ऐसा तावीज है, कोई ऐसा काम है जिससे वो आते जितवाना शुरू कर देंगे। तो ये एक लंबा मतलब केस है जो हमारे साथ हो रहा है पाकिस्तान टीम के साथ। हम इतने मुश्किल में फंस गए कि हमारी कोई चीज स्टेबल ही नहीं है। मैंने हमेशा एक बात कही है कि भाई पाकिस्तान की कौमी टीम है, इसके अंदर तो चेंजेस या चीजों को बिल्कुल कॉन्क्रीट रखना है। इसी की बुनियाद पर पूरा नेशन के साथ साथ आपके कमर्शियल एक्सपेक्ट भी मौजूद होते हैं, आपके प्लेयर भी डेवलप होते हैं। तो हमारे पास तो एक प्लेयर ऐसा नहीं है जिसकी कोई कमर्शियल वैल्यू लगे। बाबर आजम के अलावा किसी का ऐड ही नहीं आता। तो आप उठा के देख लें, बिल्कुल बिल्कुल, यही एजेंडा, यही पॉइंट ऑफ व्यू है। यही पॉइंट ऑफ व्यू अमीर साहब के पाकिस्तान की पूरी टीम को अगर देखा जाए तो फिर तो कोई भी कप्तान नहीं बनता, इंक्लूडिंग शान मसूद। लेकिन जब आप देखते हैं कि कंटिन्यूसली परफॉर्म नहीं कर रहा कैप्टन और उसकी कैप्टनसी के अंदर टीम रिजल्ट नहीं दे रही, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। इजाज, ये बड़ा कड़वा सवाल है आपके लिए। उसकी वजह यह है कि आप हमेशा डिफेंड करते हैं और अच्छी बात है कि आप उस कप्तान को भी डिफेंड करते हैं जो पीसीबी की जानिब से होता है और उस टीम को भी। लेकिन ये बताइएगा कि अगर ये फैसला किया जाता है कि शान मसूद को बीइंग अ प्लेयर खिलाया जाए और कप्तानी से हटाया जाए, तो बकौल जैसे खिजर ने कहा है, तो लगता तो ये पाकिस्तानी टीम में और कोई इस काबिल ही नहीं है कि उसको कप्तान बनाया जा सके। देखिए, हमारे तजर्बे में जो अभी तक बात आई है तो वो यही है कि अगर किसी कोच को नाकाम करना हो, किसी कप्तान को नाकाम करना हो, किसी टीम के खिलाफ कामयाबी समेटनी हो, हारना हो, जीतना हो, तो अगर प्लेयर पावर हो, अंदर 5-7 लोगों का ग्रुप हो, तो ये वो अपना ये रोल प्ले करते हैं। ये कोई नई बात बिल्कुल भी नहीं है। कई मिसालें हैं, कई ममालिक की भी ये मिसालें हैं। जहां तक तो अलग हमारे पाकिस्तान का शान मसूद और सलमान अली आगा के इजाज़, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है, कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से इजाज़ की आवाज़ हम तक नहीं है। खज़र, आपकी जान दोबारा इसी सवाल के साथ आऊँगा। सवाल ये है कि अगर कप्तान भी परफॉर्म नहीं करता, टीम भी परफॉर्म नहीं करती, तो आपके पास बैकअप हुआ करता है। जैसे हमने कल भी बात की थी कि हमेशा से इंज़माम उल हक का बैकअप था यूनुस खान के बैकअप थे शाहिद खान अफरीदी के दीगर बैकअप हुआ करते थे और टीम आज यहाँ तक पहुँची कि शान मसूद की कैप्टनसी में आई। लेकिन बात यह है कि अगर एक कप्तान फेल हो जाता है, अगर वो इंजर्ड ही हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? इसका मतलब ये कि कप्तान ही नहीं तब्दील होगा, उसी कप्तान के साथ जाएंगे? नहीं, इंजरी के टाइम पे बैकअप के तौर पे देखिए, बैकअप आपने कहा लीडरशिप क्वालिटी का आपने वर्ड यूज किया ना। हाँ। मुझे बता दें पिछले 4 से 5 सालों में कौन सा ऐसा कैप्टन है जिसमें लीडरशिप क्वालिटी दिख रही हो आपको? बाबर आजम तो 2022 के बाद से मैं आपको बताऊं, कुछ भी नहीं हुआ ना। रिजवान वनडे में कैसा परफॉर्म कर रहा था? सरफराज के बाद अगर हमें कोई कैप्टनसी मिल रही है वनडे के अंदर तो रिजवान की दिखाई दी थी। रिजवान बहुत अच्छी कैप्टनसी कर रहे थे, मगर अभी जब आप टेस्ट की बात कर रहे हैं ना, टेस्ट में रिजवान की परफॉर्मेंस कैसी तो इसीलिए नहीं है ना कि आपने उसको कप्तान से हटा के आपने टेस्ट खिला दिया। तो यही तो मेरा इख्तलाफ है कि आप शान के साथ भी यही करने जा रहे हैं। आप शान को भी यही कह रहे हैं। देखिए, शान को आपने मैं बार बार कह रहा हूं कि आप उसके साथ जो है ना, सिर्फ ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट है इसमें सिर्फ कैप्टन नहीं होता, इसमें पूरी मैनेजमेंट होती है, इसमें कोच और सिलेक्टर्स का बड़ा अमल दखल होता है। आज आप देखें कि गैरी क्रिस्टन का इंटरव्यू आपकी नज़र से गुजरा होगा, उन्होंने बकियों को देड़ के रख दिए पाकिस्तान क्रिकेट के। उन्होंने डायरेक्टली आकिब जावेद के हवाले से कह दिया है कि वो हर मूवमेंट पे वो अपनी चलाना चाहते थे। पाकिस्तान क्रिकेट को उन्होंने कहा है कि चंद खिलाड़ियों को खामखा इंक्लूड किया गया था। पाकिस्तान टीम हारी नहीं है बल्कि हरवाई गई है। ये इतनी खतरनाक उन्होंने स्टेटमेंट दिया है गैरी क्रिस्टन ने, जो कि वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड T20 2024 में पाकिस्तान के को एज अ हेड कोच गए थे। जब मैंने कल भी तो आपसे यही बात बोली थी कि ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया गया था कि टीम पूरी की पूरी उल्टी पुल्टी हो जाए। कि यहाँ से आपको देखें, कप्तान तब्दील करने से कुछ नहीं होगा, आपको एक क्लियरिटी देनी पड़ेगी मैनेजमेंट को भी, कोच को भी, कप्तान को भी, और एक टास्क देना पड़ेगा। तो ये माफ कीजिएगा, अगर
आपको शान मसूद, तो ये टास्क नहीं था कि आपको 12 टेस्ट में से आप 10 से 11 हार जाते? देखिए 12 टेस्ट में से आप हारे, मगर आपको अगर ये फैसला करना था ना कप्तान की तब्दीली का, तो आप कर देते आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का नया साल शुरू होने से पहले, और आप एक कप्तान लगा देते और आप उसको राह दिखाते। वजह ये थी कि एक्सपेक्टेशन थी पाकिस्तान को, बांग्लादेश से पाकिस्तान के मैच पढ़ रहे थे, अगर वो जीत जाते शान मसूद, आज हम उनके अगेंस्ट थोड़ी आते। वो मैच पढ़ रहे थे, आप 4-0 से हार गए हैं, आप 2 दफा क्लीन स्वीप हो गए, वो भी बांग्लादेश से, तो उसके बाद भी आर्गुमेंट बचता है। देखिए आर्गुमेंट मैं बता रहा हूं ना कि वो सीनियर की फौज गई हुई थी उस पूरे मैच में, और हमारे लिए यही था कि हम बांग्लादेश को आसानी से हरा देंगे। मैं कह रहा हूं कि किसी भी प्लेयर ने कायदाना रोल टीम मैन की तरह नहीं खेला, सब आए अपनी अपनी इनिंग्स खेली और चले गए। यहां पर सिर्फ अगर आप कैप्टन की बात करेंगे, चलें आप कैप्टन की इनिंग्स को एक साइड पे रख देते हैं, आप ओवरऑल इनिंग्स की बात कर लेना, वो कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने आपको विकेट पे खड़ा हो गया हो और वो खेला हो इंजमाम की तरह, मोहम्मद यूसुफ की तरह, जावेद मियांदाद की तरह, या फिर सलीम मलिक की तरह, या फिर चले छोड़ें ये तो बड़े बल्लेबाज थे, वसीम अकरम की तरह ही खड़े हो जाते किसी मैच में। भाई कोई प्लेयर नहीं खड़ा हुआ। जो लास्ट मोमेंट पे जो आप कह रहे हैं रिजवान देखिए, रिजवान की भी जिम्मेदारी बनती थी कि वहां पर आपको याद नहीं है कराची टेस्ट साथ कौन खड़ा था? देखिए कराची टेस्ट किस तरह बचाया था, आपको याद होगा, नसीम शाह एक तरफ खड़े हुए थे, कराची टेस्ट जिसमें सरफराज ने इनिंग्स खेली थी, नसीम शाह और सरफराज। तो कराची टेस्ट तो हम वहां से बचा के लेकर चले गए थे। यहां पर एक सीनियर प्लेयर का रोल होता है कि जो जूनियर प्लेयर है उसको वो गाइड करे, तो वो विकेट के दूसरे एंड पे रखे। मेरे भाई वो तो हमारे स्ट्रक्चर की खराबी है। लास्ट विकेट उनकी गिरी थी, उससे पहले जब साजिद खान आउट हो गए और उसके बाद सिर्फ नोमान शायद बचे थे या पेसर बचे थे, तो उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था ना जहां तक विकेट थ्रो करने के ताल्लुक है। 94 रन भी तो उसी ने बनाए थे। इजाज, यहाँ पे मसला ये नहीं है, खिजर की बात जहां तक मैं समझा वो ये कहते हैं कि अगर आप हटा के सलमान अली आगा को बनाते हैं तो ये गलत फैसला होगा। मैं भी इसको मानता हूं, लेकिन अगर सलमान अली आगा भी नहीं होते तो कौन हो सकता है? क्या कोई पाकिस्तान के पास कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं है जो शान मसूद को रिप्लेस करे? बीइंग अ कैप्टन, एज अ प्लेयर वो खेलते रहे। देखिए अभी तो ना अनाउंसमेंट हुई है कि सलमान अली आगा नहीं, अगर हो जाती है इनके जो अभी मुतासर है, अगर की बात करें तो फिर मगर में मैं ये कह दूं मुआद सदाकत को बना दें। नहीं, मेरे ख्याल में ये वैलिड आंसर नहीं है, इस तरह से कोई बात नहीं। मेरी बात सुने। बात ये है कि जब कोई कप्तान नाकाम होता है ना, जिस तरह मैं बात कर रहा था तो फोन कट गया कुदरती, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जिसकी वजह से टीम जीतती है, तो बहुत सारे इसी तरह एलिमेंट होते हैं जिसकी वजह से टीम हारती है। और सरफराज अहमद से टीम हारने के बावजूद भी किसी तरफ से भी कोई तनकीद का निश्चित नहीं चला कि सरफराज की वजह से ये हुआ है। वो हेड कोच है, उन्होंने अपना फरीदा ऐसे तरीके से निभाया, इसीलिए उनको क्लीन चिट भी दी गई है, क्योंकि उसमें उनका कोई ऐसा रोल ही नहीं था, ना ही उनकी कोई वजह थी कि उसकी वजह से कोई टीम को कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो। तो जो ग्रुपिंग होती है टीम में किसी हद तक, या टीम के जब खेलने का टाइम आए तो 4 से 5 खिलाड़ी एट ए टाइम ही बारी बारी पवेलियन की राह नाप लें, तो उस वजह से टीमें आती हैं। या कोई बॉलर है वो दोनों सिलेक्शन तो उन्हीं ने की थी ना उन प्लेयर्स की। उसके बाद तो अच्छा सेकंड में अब बंद करने लगा अपनी बात, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो टीमें अगर इन्होंने अब जो कप्तान अगर चेंज करना है ना, तो कप्तान को चेंज करने में जब तक आप सब लोगों को बिठा के उनकी मशावरत से अपना कोई लीडर चुनने का मौका नहीं देते, तो ये इसी तरह ही चलता रहेगा। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है अब कप्तान शान मसूद की कोई बुरी नहीं है। 2 उन्होंने सेंचुरियां भी बनाई हैं इस 16 टेस्ट मैचेस के दौरान, और 50 भी उन्होंने 10 तकरीबन नहीं सब सेंचुरियां बनाई हैं। नहीं, उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस पे तो बात हो ही नहीं रही क्योंकि सबकी खराब है। बैटिंग परफॉर्मेंस पे तो इजाज़ बात भी नहीं कर रहे, हम तो लीडरशिप क्वालिटीज की बात कर रहे हैं। जहाँ तक कायदाना सलाहियतों का ताल्लुक होता है, मुझे ये बताएं, अगर एक उस्ताद एक अपने शागिर्द को सारा कुछ पढ़ा दे, या एक मुर्गा लड़ाने वाला सारे दाव पेच अपने मुर्गे को या अपनी भेड़ को जो कुछ सिखा दे सारा कुछ, आगे से वो ही ना लड़े, तो उसके बाद वो उस खलीफे का तो कोई कसूर ही ना होगा। कसूर किसका होगा? कसूर तो उसका होगा जिसने, लेकिन वो मुर्गे की नुक्स तो मानेगा ना कि इस मुर्गे में नुक्स से उसको जबरदस्ती खिलाया, उसको नहीं खिलाना चाहिए। आगे मेरी जो टर्म्स कंडीशन है उसके ऊपर टीम अनाउंस हो तो मुझसे रिजल्ट हो, जैसे खिजर कह रहे हैं कि ऑप्शन दी जाए। अमीर साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि कप्तान के बाद इतनी
अपॉर्चुनिटी होती है कि वो टीम सेलेक्ट करे और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले या ना ले, उसकी अपनी मर्जी होती है किसी भी हार के बाद। जी बिल्कुल, जबरदस्त बात की आपने। और ये लॉज ऑफ क्रिकेट में लिखा हुआ है, कैप्टन इज होल सोल इन चार्ज ऑफ द एवरीथिंग। तो आप कप्तान से ही बात करते हैं, मगर मैं यहाँ पर आपकी बात को थोड़ा सा, बड़ी जबरदस्त बात आपने पहले की थी, बस खिदर भाई ने जो बात कही ना कि ये सिनेरियो किस तरीके से चला और कहाँ तक चला गया, तो मैं खिदर भाई को बार बार पेश करता हूँ। बहुत आउटस्टैंडिंग आपकी नजर है और यही वो वजह है। आपने बाबर आजम को और यूनुस अपना क्या नाम है विकेट कीपर शान मसूद, अपना रिजवान को आप ये बताया ना कि बाबर आजम अचानक ही कैप्टन बने थे सरफराज को हटा के, ऐसे ही जब उनको कप्तानी नहीं आती थी। ठीक हो गया, जब 3 साल उन्होंने देख लिया कि उनसे कप्तानी में कोई जीत ही नहीं रहे, उनको भी हटा दिया, फिर अब रिजवान को ले आए। नहीं बाबर के तो स्टैट्स बहुत अच्छे हैं बीइंग अ कैप्टन। फिर हटाने की वजह क्या है? हटाने तो वो यही हुआ था ना कि उस वक्त आकिब जावेद साहब आ गए तो उन्हें टीम चेंज करनी थी, बाबर और रिजवान के चक्कर में जो पूरी टीम पे याद हुआ। आकिब जावेद की टीम थोड़ी है ना, मैं कैसी की टीम है, टीम तो पाकिस्तान की है। और अगर आप, और अभी ये जो बात इन्होंने कोट किया है, जो गैरी क्रिस्टन का स्टेटमेंट, यही वो अलमिया है जो एक दूसरे मुल्क का बंदा या हाईली क्वालिफाइड आदमी जो बात कर रहा है। सोचना पड़ेगा ये हुआ क्या हमारे साथ। पूरी आवाम को, पूरी क्रिकेट टीम को आपने वर्ल्ड कप में जिस तरह से रुस्वा किया, उसकी अगर एक रीजन कोई बता रहा है बाहर का खिलाड़ी, हम लोग कहाँ खड़े हैं बॉस? हमने तो अपने मुल्क की टीम से मोहब्बत है, प्लेयरों से मोहब्बत है, मगर जहाँ पर ये सब चीजें हो रही हो, गद्दारी हो रही हो, टीम के साथ हारने की कोशिश की जा रही हो, तो बॉस आपको तो सख्त सख्त सजा देनी चाहिए, इस बात की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और जब ये सब चीजें खत्म होंगी तो पाकिस्तान टीम स्टैंड करेगी। ठीक है, लेकिन खजर मैं यहाँ पे एक क्रेडिट जरूर दूंगा आकिब जावेद को। आपको याद होगा वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जब पाकिस्तान से पहले भी शान मसूद की कप्तानी में आ रहा था, उन्होंने स्लो विकेटें बनाई और 2 पेसर्स के साथ, 2 स्पिनर्स के साथ 40 विकेटें लेके पाकिस्तान को मैच जिता दी। तो हमें पता चल गया था कि हमारे पास ना बैटिंग एबिलिटी है ना फास्ट बॉलिंग एबिलिटी, जिसके बिना पर आकिब जावेद को फैसला करना पड़ा। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि अगर हम सारा इल्ज़ाम आकिब जावेद पे लगाएं तो वो जो प्लेयर्स जो 11 की 11 खेल रहे हैं, जो बड़े नामी गिरामी प्लेयर्स हैं, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्या? उनको रिप्लेस करना चाहिए या नहीं? अगर आकिब जावेद के बारे में अगर कोई बात करें तो उनके साथ साथ जो रिस्पॉन्सिबल प्लेयर है जिनकी वजह से हम टेस्ट मैच आ रहे हैं, जैसे आप रिजवान कहना और दीगर प्लेयर, उनके साथ क्या होना चाहिए? देखिए, जिस तरह आपने आकिब जावेद की बात की, यही होता है मेंटेलिटी का फ़र्क। उससे पहले जो मैनेजमेंट थी, आपको याद होगा हमने ऑस्ट्रेलिया में जाके भी हम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाले वेन्यू पर हमने वर्ल्ड कप के अच्छे नोट पर हमने अख्ताम किया। हम लड़कर हारे और ऑस्ट्रेलिया की पिचेस आपको पता है किस तरह से होंगी। उससे पहले जो माइंडसेट था वो ये था कि ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे विकेट बनाओ, हार्ड विकेट बनाओ, फास्ट बॉलर को सपोर्ट करें और हार्ड हिटिंग यहाँ पर नज़र आए। मसला ये है कि आपके पास अगर पेसर है तो आप उसको भी जेन्युइनली यूज़ नहीं कर रहे, आपके पास अगर बल्लेबाज है तो आप उसको जेन्युइनली यूज़ नहीं कर रहे। अभी भी कितने ऐसे प्लेयर हैं जो कि जिनकी फॉर्म लगी हुई है। देखिए, दुनिया ये नहीं देखती कि ये प्लेयर ने कितने मैचेस खेले हैं, दुनिया ये देखती है कि किस प्लेयर को इस वक्त टेनिस बॉल या हार्ड बॉल, फुटबॉल दिखाई दे रही है, और वो उस कंडीशन में प्लेयर को डायरेक्टली इंडक्ट करती हैं टीम के अंदर और वो परफॉर्म कर जाता है। बात यह है कि अभी देखें पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ खड़ी है। कुछ देर कबल जो है प्लेयर ऑफ द मंथ की आईसीसी ने कुछ नॉमिनीज जारी किए हैं, उसमें जो यहाँ पर जो मैंस की जो 3 नाम उन्होंने जो है वो जारी किए हैं, उसमें दीपेंद्र सिंह है नेपाल के, इसी तरह तेजुल इस्लाम है बांग्लादेश के और मुशफिकुर रहीम है बांग्लादेश के। पाकिस्तान का कोई प्लेयर नहीं है। और भी पाकिस्तान ने किया टेस्ट। अच्छा, सेकंड ये है कि वुमेन्स क्रिकेट में आपकी एक गुल फिरोजा जो प्लेयर हैं बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही हैं। एक प्लेयर है वुमेन्स क्रिकेट में जिसने जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो नॉमिनीज वहाँ पे आई है। तो देखिए, हमारी ग्रेजुअली वुमेन्स क्रिकेट ऊपर जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। हमारी जो मेंस क्रिकेट है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ रही है। तो नहीं होता किसी भी टीम का, अगर नहीं आया नाम तो उससे टीम की परफॉर्मेंस। मगर हमारे देखिए ना, कोई कहीं ना कहीं हमारे प्लेयर किसी रैंकिंग, किसी रेटिंग में कहीं तो आए हैं, कहीं पर भी नहीं खड़े हुए। हमारे तो टॉप 10, टॉप 11 में, टॉप 15 में दिख ही नहीं रहे। तो ये वो सिनेरियो है कि जो बहुत ही अलार्मिंग है।
देखिए ग्रेजुअली हम कहाँ जा रहे हैं, हम मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सूरत हाल ऐसे ही चलती रही तो हमारा कहीं पाकिस्तान क्रिकेट का हाल पाकिस्तान हॉकी वाला ना हो जाए और हॉकी से और हमने इतने साल बाद जो है हॉकी के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है, कहीं ऐसा ना हो कि हम दोबारा 2016 में जाकर खड़े हो जाएं। आपको याद होगा जब सरफराज अहमद कप्तान बने थे तो पाकिस्तान उनके लिए बतौर कप्तान पहला टास्क ये था कि वर्ल्ड कप के लिए आखिर जो सीरीज है जीतकर क्वालिफाई कर लेना है, वरना पाकिस्तान को क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ता ऐसे। लेकिन ये इस तरह के तो हमारे पास बहुत पैचेज आ चुके हैं। आपको याद होगा जिस जमाने में गैमलिंग के अंदर आमिर और सलमान बट और आसिफ जो है बाहर होते, सो भी मिसबा ने जब टीम संभाली थी बहुत क्रूशियल कंडीशन थी और बहुत ही वर्स्ट कंडीशन थी, लेकिन अभी भी इस तरह के पैचेज आए। लेकिन उधर फिर आपके पास यूनुस भी थे, फिर सही वही मैं कह रहा हूं, बिल्कुल ऐसे ही प्लेयर्स आ गए थे, सईद अजमल भी आ गए थे और भी प्लेयर्स थे। बट ये है कि यहाँ तो आपके पास अभी ऑप्शंस खत्म होते जा रहे हैं। ये जो आपने नई लॉट तैयार की है ना इमर्जिंग की, ये जो एशियन गेम्स में जा रहे हैं, आपको यहीं से कोई ना कोई जो है वो हवा का ताज़ा झोंका मिल सकता है। और ये एक बात प्रूव भी करेगी ना कि अगर आप इस तरह से डिसीजन करते हैं तो वो फायदेमंद सूदमंद साबित होते हैं, जैसे दुनिया भर में किए जाते हैं। एजाज, थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं, पाकिस्तान के कौमी खेल की जानिब आएंगे और आपसे जानेंगे कि FIH प्रो हॉकी लीग में शिरकत के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो रवाना हो चुकी है बेल्जियम। क्या चांसेस हैं इस वक्त 13 से 28 जून को 2026 तक बेल्जियम और यूके में ये मैचेस हो रहे हैं, तो क्या उम्मीद की जाए कि पाकिस्तान हॉकी टीम अपना खोया हुआ मुकाम तो नहीं लेकिन कुछ बेहतरी ला सकेगी अपनी परफॉर्मेंस में? देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि कुछ बेहतरी ला सकेगी, इसके इम्कान तो बिल्कुल मौजूद है कि कुछ बेहतरी ला सकती है, क्योंकि ये सारा कैंप ट्रेनिंग कैंप जो है नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में हुआ। हमने देखा हसन सरदार भी आए, समीउल्लाह भी आए, मंजूर हसन भी थे, ख्वाजा जुनैद थे, सब लोग थे इधर, पुराने जो बड़े बड़े नामवर प्लेयर थे जिन्होंने माजी में पाकिस्तान के लिए खिदमात अंजाम दे रखी थी। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ, जो हॉलैंड में एक हुआ पहला प्रो लीग का मरहला, उसमें पाकिस्तान को कभी 4 गोल कभी 6 गोल का सामना करना पड़ा। फिर अर्जेंटाइन में गए, वहाँ भी शिकस्तों का सामना करना पड़ा, ऑस्ट्रेलिया से 6-6, 7-7 गोल पड़े। तो अब ये 2 मरहलों में इन्होंने ये प्रो लीग खेली है। जहाँ तक मेरा जाती तजर्बा है हॉकी के हवाले से, तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर जितने इन्होंने मैचेस खेले हैं, 8 के करीब तकरीबन मैचेस खेले हैं, अगर उसमें 2 भी ये जीत जाए ना, तो मैं कहता हूँ कि ये जो हसन भाई आए थे या यहाँ पे नईम अख्तर, ये सारे लोग आए थे, तो शायद उन्होंने अपना फरीजा अंजाम दे दिया। अब मसला सिर्फ ये है कि जब महिउद्दीन वानी साहब आर्जी तौर पर जो प्रेसिडेंट इधर बने हैं, तो अब इनको सब कुछ अच्छा लग रहा है। जब ओलंपियंस के हाथों यही टीम है, ये खिजर भी इस बात के गवाह होंगे, सब होंगे कि पाकिस्तान की जो जूनियर टीम है वो मलेशिया को भी हरा रही थी, इंडिया को भी हरा रही थी, जापान को भी हरा रही थी। और आपको ये भी पता है कि जब आसिफ बाजवा थे तो जो चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में हुई थी तो पाकिस्तान दूसरे नंबर पे था। फिर सलमान अकबर ने एक बार गोल्ड रोका एशियन गेम हॉकी में, तो वहां पे हमने गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने जीता। उसके बाद अब महिउद्दीन वानी साहब आए हैं, तो अब तीसरे नंबर की टीम को इस तरह अंडर 18 टीम को ट्रीट किया जा रहा है जैसे कोई पेरिस ओलंपिक जीत आए हैं या सिडनी ओलंपिक जीत आए हैं। तो मेरे जाती तजर्बे के मुताबिक पाकिस्तान की हॉकी वही खड़ी है जहां से इन जो नई रजीम है उन्होंने जहां से इसको पिक किया है। ना तो इसमें कोई तरक्की हुई है, ना ही इससे कोई अच्छे की उम्मीद है। मैं तो बिल्कुल वाज़ेह लफ्ज़ों में दो अल्फाज, लेकिन पेवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख। हमारे साथ तो स्पोर्ट्स में तमाम तरह स्पोर्ट्स में अब यही एक जुमला जो है वो सही बैठता है। बहुत शुक्रिया। इजाज़ शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ खजर मौजूद थे और उनके साथ अमीरुद्दीन साहब मौजूद थे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब बात हो रही थी खेलों के हवाले से, और क्रिकेट में तो पाकिस्तान की उम्मीदें जो हैं अब एशियन गेम्स में लगी हुई हैं, जहाँ पर साहबजादा फरहान से उम्मीद की जा रही है कि वो पाकिस्तान को बड़ी फतेह एक नई टीम के साथ दिलवाएं। और यकीनन इन सब में इतना पोटेंशियल है कि अगर ये सही से परफॉर्म करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान ये टूर्नामेंट जीत सकता है और गोल्ड मेडल ले सकता है। वक्त खत्म हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।